पीपल एक्ट 1950, ये एक्ट क्यों बना? इस एक्ट में, ये छोटा एक्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30-31 धाराएं हैं। आगे मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा इसमें कितनी धाराएं हैं। छोटा एक्ट है ये। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में क्या किया, जो 12 मई 1905 को पास हुआ है, लोकसभा और राज्यों की विधान मंडलों में स्थानों के आवंटन, उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचन से मतदाताओं की अर्हता मतलब उनकी योग्यता, निर्वाचक नामावली की तैयारी, राज्यसभा में संग्रहित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का भरने की रीति और तत्संसक्त विषयों के लिए उपबंध करने के अधिनियम। इस एक्ट में लोकसभा, राज्यसभा, उनके विधानमंडलों का सीटों का आवंटन, निर्वाचक जो नामावली है और परिसीमन के विषय में बात की गई है। निर्वाचक की नामावली की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, सारी चीजें इसमें आ गई है। इसको बोलते हैं, यह अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1905 कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। देखिए कंफ्यूजन हुई है, नाम दोनों के सेम वही हैं, दोनों के नाम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 है। एक बना 17 जुलाई 1991 में, दूसरा बना 12 मई 1950 को। नाम दोनों के सेम, लेकिन सन अलग है, 1991 1950। एक काम करता है संसद के सदनों और हर एक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचनों के संचालन के लिए उनके सदनों की सदस्यता की अर्हताएं और निर्हरता, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ऐसे निर्वाचनों में या उनके संसक्त भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों के और ऐसे निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंका और विवादों के उपबंध करने के लिए अधिनियम है। देखिए ये जो बेसिकली इसमें ये अंतर है कि एक तो चुनाव की बताता है कि कितनी सीट होनी चाहिए, कैसी निर्वाचक नामावली बननी चाहिए, जो 1950 वाला एक्ट है। दूसरा एक्ट जो 1991 वाला बताता है कि चुनाव कंडक्ट कैसे करेगा चुनाव आयोग, उसके लिए नियम कानून तरीके, यदि कोई चुनाव में भ्रष्ट आचरण करे तो उसके लिए नियम कानून तरीके बताए हैं। तो ये जो 1991 वाले एक्ट और 50 वाले एक्ट में दो बेसिक जो इनमें अंतर है उसके विषय में जानेंगे। जो 1950 का एक्ट है, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, मतलब जो वोटर्स की योग्यताएं, प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल, मतदाता सूचियां तैयार करना, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके लिए एक अलग कानून बना है कि जो परिसीमन होता है, परिसीमन के लिए अलग कानून बना है जो आगे मैं बताऊंगा। एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों की और विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं की और लोकसभा और राज्यसभाओं की सीटों का आवंटन ये 1950 में दिया है। अब भारत का चुनाव आयोग चुनाव कैसे कराता है? भारत का चुनाव आयोग कराता है इस एक्ट से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1991, इसके माध्यम से भारत एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शंस, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, एमपी एमएलए, इलेक्शन ऑफेंस एंड डिस्प्यूट्स, जो भी चुनाव से संबंधित अपराध है और विवाद हैं, इसमें 1991 के अधिनियम के तहत डील होते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों का जो है पंजीयन है वो भी इसी एक्ट के तहत होता है। तो और इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो देखते चलते हैं। जो अपने चुनाव के लिए रूल्स एंड रिलेटिंग ऑफ द इलेक्शंस के, चुनाव से रिलेटेड बहुत सारे और भी नियम कानून बने, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, कंडक्ट इलेक्शन रूल 1961, एक प्रोविजन ऑफ द साइमल्टेनियस मेंबरशिप ऑफ रूल 1950, मेंबर ऑफ लोकसभा का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके लिए एक्ट, मेंबर ऑफ राज्यसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल 1985, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इस तरीके से अलग अलग कानून बने हैं। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है, उसके तहत भी जो है कैसे राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से इलेक्शन सिंबल पार्टी बनाए जाते हैं उसके लिए एक नियम निर्देश है जो 1968 का एक्ट है। हम पूरा जो चुनाव होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 91, उसके अधीन बनाए गए नियम, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियम 1960, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961, इसके तहत ही पूरा नियमों का संचालन होता है। अब जो हम मेन एक्ट देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिससे कि ये लोकसभा राज्यसभाओं की सीटों का आवंटन होता है। इसमें जो है इस एक्ट के विषय में जानेंगे। पहले तो इसमें छोटा एक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, परिभाषाएं दिए, स्थानों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिचयन दिया है, राज्य की विधानसभा और लोकसभा के विषय में बात हुई है। इसके बाद इसमें जो है परिसीमन आदेशों के समेकन है, निर्वाचन आयोग की परिसीमन से रिलेटेड है,
इसके बाद इसका एक राज्य की विधान परिषदों के बारे में नियम बनाए हैं, और ऑफिसर के बारे में दिया है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में दिया है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के बारे में जानकारी दी है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर कैसे होगा, कैसे इसकी नियुक्ति होगी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां कैसी बनेगी, निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करना इस एक्ट में दिया हुआ है। इसके बाद इसमें परिषद निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियां, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्यसभा के स्थानों के लिए भरने की रीति आगे दी है। इसमें बाकी चीजें इस तरीके से टोटल ये 32 इसमें 32 जो धाराएं हैं, 32 सेक्शंस हैं, और इसमें 6 या 7 अनुसूचियां भी जो है शामिल है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950, इसमें 32 धाराएं हैं और शायद 6 जो इसकी सूचियां हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये जो एक्ट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950, ये केवल राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में सीटों का अलॉटमेंट और इलेक्टोरल सूचियां बनना, चुनाव की तैयारियों के विषय में ये जो पूरा होता है। अब चुनाव कैसे होगा, राज्यों की सीटों का भी आवंटन हो गया, लोकसभा सब निर्धारित हो गई, इसके बाद चुनाव होगा कैसे, कौन कराएगा उसके लिए एक अलग एक्ट है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1991। इसमें इस अधिनियम में, ये बहुत बड़ा अधिनियम है जो 170 इसके सेक्शंस हैं, और इसमें जो है पूरा लिखा हुआ है कि कैसे इलेक्शन सही में कंट्रोल किया जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन, पहले प्रारंभिक भाग है इसका, इसके बाद इसमें क्वालिफिकेशंस इसमें दी हुई है। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप एंड स्टेट लेजिस्लेटर, राज्य के विधानमंडलों के सदस्य के बारे में लिखा है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के बारे में जो दिया है, संसद और राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों के लिए निरर्हताएं दी है, मत देने के लिए निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर वोटिंग, कौन नहीं दे सकता वोट, साधारण निर्वाचनों की अधिसूचना, नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, निर्वाचनों के संचालन की प्रशासनिक मशीनरी कैसी होगी, इसी के तहत और भी उप नियम बने हैं। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण, निर्वाचनों का संचालन, अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता, ठीक है, कैंडिडेट एंड दियर एजेंट्स, इनके बारे में डिटेल, निर्वाचनों में साधारण प्रक्रिया क्या होती है, इसके बाद मतों की गणना, ठीक है, इसके बाद निर्वाचन परिणामों के नाम निर्देशन के प्रकाशन, निर्वाचनों के बाबत विवाद, निर्वाचन व्यय, अस्थियों, ऐसे बहुत बड़ा ये डिटेल जो है इसमें, उप निर्वाचन, मिसलेनियस, बहुत सारी ऐसी चीज इसमें आ गई, और अपीलें, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन अपराध, ये यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध करेगा तो उसमें क्या होगा, इसके और डिटेल में आपको बताता हूं। अध्याय 3 में इलेक्टोरल ऑफेंस, निर्वाचन अपराध दिया है 1991 वाले 1951 के एक्ट में आपको बता रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में आपको फिलहाल बता रहा हूं कि निर्वाचन अपराध होंगे तो उसमें क्या सजा होगा। आपने देखा कि जब भारत में चुनाव चालू हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के, खासकर लोकसभा और विधानसभाओं के, तो कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, और इन 2 एक्ट के कारण ही कलेक्टर को बहुत अथाह जो पावर मिल जाते हैं। उप निर्वाचन, अब मैं आगे बताता हूं आपको कि ये जो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में क्या बात है, इंपॉर्टेंट सेक्शन बता देता हूं। जैसे सेक्शन 8 में लिखा है कि किसी के डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, यदि कोई अपराधी प्रवृत्ति का होगा, उसने कोई ऑफेंस किया भारतीय दंड संहिता के तहत या कोई सिविल राइट एक्ट के तहत, या किसी भी निर्वाचन कानूनों को वो तोड़ता है, तो वो जो है सेक्शन 8 के 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एक्ट में लिखा है कि वो अपराधी होगा। या कोई ऐसा वो प्रिवेंशन ऑफ द हॉर्डरिंग ऑफ प्रॉफिटिंग, कोई ऐसा प्रॉफिट लाभ का काम करता है, मतलब साहूकारी का में कोई काम में वो जिम्मेदार है, या एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड, कोई मिलावटी काम करता है, कोई डाउरी के मामले में यदि कोई सजा याफ्ता है, यदि कोई व्यक्ति सजा याफ्ता है, उसको यदि सजा हो गई है,
तो सजा के 6 महीने के बाद तक जो है वो दोषी माना जाता है। इसके बाद वो उसका अधिकार हो जाता है चुनाव से दोबारा लड़ने का। इस तरीके से उसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाती है, उसकी अयोग्य भी हो जाता है। और इसमें मुख्य बात ये है कि जो इसका आर्टिकल इसका जो सेक्शन 123 जो है उसमें स्पेशली लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि ऐसे व्यवहार करेगा वो कि धर्म के, जाति के आधार पे या फिर ऐसे कोई भड़काने वाले भाषण देगा, तो उसमें यदि रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज के आधार पे वो कहेगा तब तो दिक्कत होगी उसको। चुनाव आयोग उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। इस वजह से में माननीय कोर्ट के भी डिसीजन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन इज ए सेक्युलर एक्सरसाइज एंड देयरफॉर इलेक्शन एक जो है धर्मनिरपेक्ष अभ्यास है। ठीक है, जो भी अधिकारी है और चुनाव लड़ने वाला भी उसको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। और इलेक्शन को जो है उन्होंने कोर्ट ने माना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धर्मनिरपेक्ष है और उसको ये है धर्म जो है एक आध्यात्मिक चीज है, इसको धर्म को, रिलेशनशिप को इंडिविजुअल चीज है, इसको धर्म को इसमें बीच में नहीं लाना चाहिए। यदि कोई ऐसा धार्मिक भाषण दे के वोटर्स को भड़काता है या वोटर्स कोई लाभ लेना चाहता है या कोई ऐसा राजनीतिक चिन्ह वो दिखाता है, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज अपील, रिलीजियस सिंबल, नेशनल सिंबल का दुरुपयोग करता है, तब तो वो इसमें दोषी जाएगा और चुनाव आयोग उसको उसके आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा और उसका जो चुनाव लड़ने से वो होगा। यदि कोई व्यक्ति हेटरेड स्पीच करता है, नफरत भरी भाषण देता, भड़काऊ बात हिंदू मुस्लिम करता है या कोई ऐसी भड़काऊ बात करता है, वो भी 123(3)A में जो है अपराध है। और कोई व्यक्ति सती प्रथा को प्रमोट करता है वो भी अपराध है। अब सती प्रथा तो वैसे ही भारत में है नहीं फिलहाल। इस तरीके से ये चीजें हुई। आगे और चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचनों के सशक्त पदी कर्तव्य को भंग करेगा, जैसे कि बहुत सारे व्यक्तियों को चुनाव में ड्यूटी लगाता है, लगाते हैं माननीय कलेक्टर, यदि वो नहीं करेगा तो उसको 500 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। 500 रुपये का जुर्माना होगा, लेकिन शासकीय सेवक जो है वो आचरण नियम के तहत, कंडक्ट रूल के तहत वो नौकरी करते हैं। ये जुर्माना उनको, सरकारी सेवकों को 500 रुपये का जुर्माना मतलब दंड हुआ तो उसे सरकारी सेवा से अयोग्य भी बना सकता है, उसकी सेवा से हटाया भी जा सकता है। इसलिए सरकारी सेवक को इस विषय में सावधान रहना चाहिए। मतदान केंद्र के निकट कोई आयुध लेकर जाता है तो उसमें जो है इसमें 134 खा के तहत से 134B के तहत अपराध है और उसमें आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती है और ये एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती है। कोई बूथ लूटेगा तो उसे 5 वर्ष तक की सजा है। 135 खा बोलता मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश, मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश रहेगा। कर्मचारियों को इसमें कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। और प्राइवेट पार्टी की जो प्राइवेट व्यक्ति उनको भी इसमें अपराध घोषित किया है। करप्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत बोला है। धारा 123 में भ्रष्ट आचरण के विषय में, करप्ट प्रैक्टिस के विषय में बोला है कि कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से चीजें निर्धारित किया है, निर्वाचक नामावली के विषय में लिखा, किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या ना होने के लिए अभ्यर्थी वापस लेने या न लेने, अथवा किसी निर्वाचक, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। खास चीज इसमें जो बात एक ठीक है, किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी है उसके विकल्प। किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, जाति, समुदाय के आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। ठीक है, कोई मिथ्या शपथ आदि देगा तो उसको 6 माह की सजा है। आगे चलते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये एक्ट बहुत बड़ा है। मैंने आपको जो काम की बात है वो बता दिया हूँ। मेन बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट में को जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950 जिसमें कि सीटों का आवंटन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1991 जिसमें कि द एक्चुअल कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, उसे चुनाव का संचालन है। एक में चुनाव का संचालन है और एक में 1950 वाले में सीटों का आवंटन है। ये आपको याद रखना होगा। कुल मिला के जो है मैं आपको चुनाव के बारे में बता रहा था। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भारत के में यदि निर्वाचन के समय
कोई चुनाव अपराध होगा तो कौन कौन सी भारतीय दंड संहिता लगती है उसके विषय में मैं अलग से